तो हम देखेंगे नॉन्स्ट इक्वेशन जिससे हम सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। तो हम यहाँ पर जैसे बता रहे थे कि एक इक्वेशन एक सिचुएशन को कंसीडर करते हैं जहां पर एक मेटल का रॉड उसी के अपने आयन के सॉल्यूशन के अंदर इमर्स्ड है या डूबा हुआ है। तो यहाँ जो आयंस इसके मेटल के प्रेजेंट हैं, तो ये Mn प्लस जो आयंस यहाँ प्रेजेंट होंगे, ये क्या होगा, इतने ही इलेक्ट्रॉन्स लेकर के, Mn इलेक्ट्रॉन्स लेकर के, और क्या बना देगा, मेटल के अंदर रिड्यूस हो जाएगा या मेटल सॉलिड के अंदर रिड्यूस हो जाएगा। और एक इक्विलिब्रियम यहाँ पर स्टैब्लिश होगा कि जितनी क्वांटिटी के अंदर ये जो मेटल आयन प्रेजेंट है इस सॉल्यूशन में, वो मेटल सॉलिड मतलब मेटल में रिड्यूस हो जाएंगे, और ये जो मेटल हमने यहाँ पे लिया हुआ है मेटल सॉलिड, ये इतने ही इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से निकाल करके, इतने ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकाल करके और किसमें कन्वर्ट हो जाता है, Mn प्लस में या अपने आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह का एक इक्विलिब्रियम यहाँ पर स्टैब्लिश हो जाता है। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अगर हम यहाँ पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से रिलेट करें नॉन्स्ट इक्वेशन के थ्रू, तो वो किस तरह से होगा, तो देखो ऐसे होगा। नॉन्स्ट इक्वेशन ये कहती है कि यहाँ पर जो मेटल आयन है ये मेटल में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। इसका स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब कि 1 मोलैरिटी का हमने यहाँ पर ये सॉल्यूशन लिया हुआ है, 1 मोलैरिटी का, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया हुआ है, टेम्परेचर जो है वो हमने 25 डिग्री सेल्सियस लिया हुआ है। अगर इस पर्टिकुलर कंडीशन में इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखें तो वो क्या हो जाएगा, ई नॉट, और वो हो जाएगा Mn प्लस M में ये कन्वर्ट हो रहा है, माइनस ये नॉन्स्ट इक्वेशन कह रही है, सो RT अपॉन NF इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ पे रिएक्टेंट का एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन। तो रिएक्टेंट आपका Mn प्लस है और प्रोडक्ट आपके पास में मेटल है, ठीक है। और तो इस तरह से ये इक्वेशन आ जाती है। जब भी हम किसी प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की बात करते हैं, प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड, इसकी जब हम बात करते हैं तो क्या होता है कि जो एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन होती है किसी भी मेटल की, ये जो मेटल है इसकी जो एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब कि ये मेटल लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है जैसे कि मर्क्यूरी, ठीक है ना, और सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है जैसे कि जिंक या कॉपर या जो भी हमने प्लेटिनम, जो भी इलेक्ट्रोड का मेटल काम में लिया, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू है एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन की, वो क्या होती है, यूनिटी होती है या 1 होती है। तो आप यहां बता सकते हो फॉर प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड द एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल इज यूनिटी L, ठीक है। तो यूनिटी 1 यहां पर है। तो इस वैल्यू को अगर हम यहां पुट कर दें तो ये इक्वेशन किस तरह से कन्वर्ट हो जाएगी, ये इक्वेशन कुछ इस तरह की आ जाएगी, Mn प्लस से Mn बना रहा है, ये सॉरी M बना रहा है, और ये इसकी स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर माइनस RT अपॉन NF इंटीग्रेशन ऑफ, अब इसकी वैल्यू तो क्या हो गई, ये जो है इसकी वैल्यू तो हो गई 1 अपॉन Mn प्लस 1 का एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारे पास में आ जाती है। देखो अगर मैं इस टर्म को यहां ऊपर लेके जाऊं तो ये जो टर्म है जो माइनस में है वो क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाती है, ठीक बात। अच्छा मैंने, हाँ ठीक है, ओके। तो ये जो टर्म है ये किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, ठीक है। तो मैं इसको यहीं पर ही लिखता हूं, तो हम इसको यहां पर इस तरह से कन्वर्ट कर लेंगे, E Mn प्लस M इक्वल्स टू E नॉट Mn प्लस M, ये माइनस जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो गया, RT अपॉन NF है Ln, और ये जो वैल्यू जो 1 अपॉन Mn प्लस में थी ये क्या हो जाएगी, ये अब हो जाएगी Mn प्लस का एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन। तो इस में चेंज हो गया। अब यहाँ पर अलग अलग वैल्यूज जो यहाँ पर हैं वो क्या क्या हैं, ये आपको पता है कि ये इस
जो हमने यहाँ पर मेटल लिया है, जो इलेक्ट्रोड लिया है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड कंडीशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। आर क्या है? आर हमारे पास में है गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, ठीक है। टी हमारे पास में क्या है? टी है हमारे पास में एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। और क्या है? एन, एन है हमारे पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो वो ये जो n प्लस है ना, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये 1 भी हो सकता है, 2 प्लस भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, तो ये जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या है? f, f जो है वो हमारे पास में है फैराडे कांस्टेंट, फैराडे कांस्टेंट। और क्या बचा? और हमारे पास में ये Mn प्लस जो है, इसकी जो एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन है, ये क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल आयन इन सॉल्यूशन, concentration of metal ion in solution। ये हमारे पास में इस इक्वेशन में काम आने वाली सारी की सारी टर्म्स हैं। और अब हम अगर देखें तो हमें पता है गैस कांस्टेंट क्या होता है, हमें पता है कि हमने टेम्परेचर क्या लिया हुआ है, हमें पता है कि यहाँ पर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस मेटल के आयन के पास में है, और हमें ये पता है कि फैराडे कांस्टेंट क्या होता है, और हमें इसकी एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन पता करनी है। तो हम अब जो चीजें हमें पता है वो चीजें हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, सब इस इक्वेशन में रख देते हैं। तो अगर हम इसमें सारी की सारी वैल्यूज को रख दें तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी? हमारे पास इक्वेशन आएगी Mn प्लस m इक्वल्स टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका प्लस, ये प्लस हो गया था यहाँ पे, अब हमारे पास में है R, ठीक है। अच्छा, एक चीज और कि अगर मैं इस इंटीग्रेशन वैल्यू को हटाता हूँ और लॉग में कन्वर्ट करता हूँ, सो ये वैल्यू जो है वो 2303 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर ये कर दिया। आर की वैल्यू गैस कांस्टेंट होती है, तो गैस कांस्टेंट हमने यहाँ पे लिख दिया, वो होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है ना। और टेम्परेचर क्या है हमारे पास में? मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस है, तो ये हो जाएगा आपका 128 केल्विन, इस तरह से। और अब हमारे पास में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो हमें पता नहीं है। हम यहाँ पर जो भी जितने भी जैसा भी इलेक्ट्रोड हमने काम में लिया है उस हिसाब से हम यहाँ पे रख लेंगे। यहाँ पर हम n ले लेते हैं। फैराडे कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो 9600 होती है, तो ये 9600 आ गया, ठीक है ना, इतना कूलम पर मोल, ठीक है। सो ये वैल्यू हमारे पास में यहाँ पर आ गई, ये केल्विन में है, ये हमारे पास में कूलम पर मोल में है, और ये जो गैस कांस्टेंट है, इस गैस कांस्टेंट को लिख देते हैं आपका जूल और केल्विन पर मोल, ठीक है, इस तरह से। तो ये वैल्यूज हमने यहाँ पर पुट कर दी। अब इन वैल्यूज को क्या कर दो, यहाँ पर ये सारा का सारा जो हमारे पास में है इन सबको सॉल्व कर दो, तो ये वैल्यू जो है वो हमारी कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाती है। इसको इन सबको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0.0591 अपॉन n, ठीक है। लॉग, अच्छा यहाँ पे मैं लॉग लिखना भूल गया, क्योंकि ये ln की वैल्यू जब लॉग में कन्वर्ट हुई थी तो हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया था 2.303 से, और लॉग mn प्लस का एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन, तो लॉग mn प्लस का एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन। तो ये हमारे पास में एक इक्वेशन निकल के आती है, दिस वन। ये इक्वेशन है क्या, नॉन्स्ट इक्वेशन फॉर सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जो भी हमने वहां पर इलेक्ट्रोड लिया था उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए, ठीक है। मान लो कि अब एक हम जनरल रिएक्शन को कंसीडर करें, ठीक है ना, एक जनरल रिएक्शन लेते हैं, एक जनरल रिएक्शन लेते हैं, ठीक है। मान लो कि हमारे पास में है एक ऐसा कोई कंपाउंड A जिसके A मोल्स प्रेजेंट हैं, B जिसके B मोल्स प्रेजेंट है, मतलब जो कैपिटल है वो तो कंपाउंड है, और स्मॉल जो लेटर्स हैं वो उसके कितने मोल्स प्रेजेंट है वो, तो एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है, और ये क्या बनाता है, C और D। इस तरह की एक हमने एक जनरल रिएक्शन देख ली कि सब ये एक जनरल रिएक्शन हमारे पास है। तो उससे अगर हम नॉन्स्ट इक्वेशन जो हमने यहाँ पर ये कैलकुलेट की है, नॉन्स्ट इक्वेशन, इस
के हिसाब से अगर हम इस इक्वेशन को, इस जनरल रिएक्शन को यहाँ पर रिड्यूस करें तो क्या आएगा, E यहाँ पर हो जाएगा आपका जो भी हमने लिया होगा मेटल, यही इसका है स्टैंडर्ड कंडीशन में, प्लस 0.0591 अपॉन n, और ये जो कॉन्सेंट्रेशन ये क्या थी हमारी, वहां पर जो हमारे पास में था वो क्या था, वहां पे हमारे पास था कि हमने जो Mn प्लस है इसको n इलेक्ट्रॉन देकर के और सॉलिड मेटल में कन्वर्ट किया था, ठीक है। सो इसकी कॉन्सेंट्रेशन आई थी। तो अब यहाँ पर हम इसकी यहाँ पर लिख देते हैं, तो इसके लिए अगर हम वैल्यू लिखें तो क्या आएगा, ये प्रोडक्ट का एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन, तो C इज द पावर ऑफ A इज द प्रोडक्ट ऑफ, तो ये तो हमारे पास में हो गया प्रोडक्ट और ये हमारे पास में हो गया रिएक्टेंट, ठीक है। तो रिएक्टेंट का प्रोडक्ट और इस तरह से, ठीक है। सो ये इस तरह से ये आ गई। अब ये जो वैल्यू है दिस वन, ये जो वैल्यू है ये क्या है कि अगर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है तो पहली बात तो ये है कि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होते ही जो ई सेल की जो वैल्यू है, जो ई सेल है ना, ये ई सेल, इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, वो हो जाती है ई सेल की वैल्यू हो जाती है 0, ठीक है। क्योंकि वहां पर कोई भी डायनामिक रूप से अगर ये रिएक्शन हो रही है और कोई चेंज अगर आपको नजर नहीं आ रहा है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और ये जो वैल्यू है ये बराबर होगी किसके, के के, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के के। अब अगर हम इस इक्वेशन को आगे बोले कि कैसे किस तरह से ये हो जाएगी, तो ये हो जाएगी, अब देखो ये वैल्यू तो हो गई 0, ठीक है। तो इसको तो हम रख देते हैं यहाँ पे 0 इक्वल्स टू, ये स्टैंडर्ड कंडीशन में Mn प्लस M प्लस 0.0591 अपॉन n लॉग, ये वैल्यू जो है वो क्या है k, सो k, ठीक है। अब इसको आप इस तरफ ले जाओ, तो इसको इस तरफ ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगी, या तो इसको ले जाओ या इसको ले जाओ, इसको ले जाओगे तो इस तरफ ये वाला जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी माइनस में, ठीक है। तो ये क्या लिखोगे आप उसको 0.0591 अपॉन L लॉग K, ठीक है ना। तो एक जनरल रिएक्शन के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए जो आपके पास में इक्वेशन आई है वो ये इक्वेशन है। तो यहाँ पर आपको ये वैल्यू मालूम है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो वहां पर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में काम आ रहे हैं वो आप यहाँ लिख दोगे, और ये जो k की वैल्यू है वो आप यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो अगर या तो डायरेक्ट दिया हो सकता है या इनकी एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन दी हो सकती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, वो रख करके और आप उसका सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता कर सकते हो बाय दिस नर्स्ड इक्वेशन, ठीक है, क्लियर। नाउ अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, सीरीज का मतलब होता है एक पर्टिकुलर ऑर्डर। तो अगर हम ये जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल हम लोग निकाल रहे हैं किसी भी इलेक्ट्रोड का, इन अलग अलग इलेक्ट्रोड्स का हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लें और ये जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो हमने निकाला है इसको एक सीरीज में जमा दें, ठीक है। अगर हम इसको सीरीज में जमा देते हैं तो होगा क्या, एक ऑर्डर आपके पास में आ जाएगा या एक सीरीज तैयार हो जाएगी जो आपको उन मेटल्स के बहुत सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए काम आएगी। और ये जो सीरीज है ये बता सकती है कि कौन सा मेटल किसी दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है या नहीं कर सकता, कौन सी रिएक्शन वहां पे फिजिबल है या नहीं है जब आप दो रिएक्टेंट्स को मिलाओगे, ठीक है ना। तो वहां पर वो रिएक्शन किस तरह से करेगा, और जितना ज्यादा डिफरेंस इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में होगा उतना ही ज्यादा जो रिएक्शन है वो ज्यादा आसानी से कंप्लीट हो जाएगी या उस एक मेटल को दूसरे मेटल से रिप्लेस कर देगी, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं
वो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से निकल करके आ जाती हैं। मैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो मेरे पास में यहाँ पे कहीं पर है, मैं यहाँ पर आपको लेकर के बताता हूँ उसको। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमारे पास एक सेव है, तो उससे हम यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करते हैं। दिख रहा है बेटा सभी लोगों को? ये सीरीज दिख रही है? यस सर, दिख रही ओके, है। तो ये बेटा हमने क्या है कि अलग अलग जो हमारे पास में इलेक्ट्रोड्स हैं, जैसे यहाँ पे हमने फ्लोरीन इलेक्ट्रोड, यहाँ पे पेरोक्साइड इलेक्ट्रोड, ये MnO4 माइनस इलेक्ट्रोड, क्लोरीन इलेक्ट्रोड, क्रोमेट, ऑक्सीजन, ब्रोमीन, ये सिल्वर, आयरन, ऑक्सीजन, आयोडीन, ठीक है ना, कॉपर, ये टिन, लेड, निकल, कैडमियम, आयरन, जिंक, और ये वाटर है, ये एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, और ये हमारे पास लिथियम। तो इन सब का हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला, ठीक है ना, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हमने निकाला, तो ये वैल्यू जो है वो आपको यहाँ पर ये जमी हुई दिख रही है, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है वो प्लस से लेकर के, ये प्लस वैल्यू से लेकर के, इसके साइज को थोड़ा छोटा कर दो, ओके। सो इस प्लस वैल्यू से लेकर के धीरे धीरे ये डिक्रीज होती हुई आपको यहाँ पर नजर आ रही है। तो जो वैल्यू प्लस में थी वो यहाँ माइनस में डिक्रीज हो गई, ठीक है ना। तो ये -3.04 और यहाँ पर +2.86 वैल्यू हमारे पास में है, ठीक है। सो इस तरह से हमने इसको जमा दिया। तो ये जो जमा दिया, तो ये सीरीज एक्चुअली क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहलाती है, ठीक है। अब इसको कैसे हम यूज करते हैं, ये देखो हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये वाली वैल्यू, यहाँ पर मैं रेड से मार्क करता हूँ इसको। तो ये जो वैल्यू है वो क्या है हमारे पास? ये हाइड्रोजन की स्टैंडर्ड रिडक्शन वैल्यू है, और ये वैल्यू कितनी है? ये आप देख रहे हो 0, ठीक है। हमने जब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ा था तो वहां पर हमने बताया था कि हाइड्रोजन की वैल्यू को हम, जो रिडक्शन वैल्यू है, इसको हम 0 सेट करते हैं। तो हमने ये 0 मान ली। अब कुछ तो इससे ज्यादा वैल्यू रखते हैं जो प्लस में आएंगी, और कुछ जो इलेक्ट्रोड्स होंगे वो इससे कम वैल्यू रखेंगे जो इसके नीचे आ रहे हैं, ये जो नीचे आप देख रहे हो, ठीक है ना। अब इन वैल्यूज से आप क्या कर सकते हो? बहुत सारी चीजों का पता लगा सकते हो। किन चीजों का पता लगा सकते हो? सबसे पहले तो ये देखो कि जो भी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर है वो आपको यहां पर नजर आ रहा है नीचे। अब देखो कुछ बुक्स में ये टेबल जो है वो रिवर्स हो सकती है, मतलब यह माइनस की वैल्यू से शुरू करके, ये माइनस नेगेटिव की वैल्यू से शुरू करके और आप नीचे पहुंचते जाएंगे और पॉजिटिव वैल्यूज की तरफ पहुंच जाएंगे। और कुछ में आप देखोगे कि ये हम जो वैल्यू है ये ऊपर तो कैसी होगी? पॉजिटिव, और नीचे की तरफ जब हम जाएंगे तो वो नेगेटिव होती जाएगी, जैसे कि ये वाली टेबल। तो वहां पे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। माइनस की वैल्यू जो होती है आपकी, वो आपका रिड्यूस, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर होता है वो वैल्यू आपकी यहाँ पर होती है। तो देखो जो लिथियम है उसका जो नेचर है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होता है, ठीक है। और सबसे कम जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर होता है वो कहां पर होगा? ऊपर, ठीक है ना। अब जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन का सबसे कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर है, क्यों? क्योंकि फ्लोरीन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। फ्लोरीन कैसा होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव,
ठीक है। और जब इसका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर है, इसका मतलब कि लीस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर ये फ्लोरीन रखता है। ठीक है, तो अब इस चीज से थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कि ये जो केमिकल सीरीज है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये कहाँ कहाँ आपको काम में आ सकती है या क्या क्या इसकी एप्लीकेशंस हैं, तो इन सब पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि अगर इनके जो रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं, ठीक है ना, ये जो हमने इनकी वैल्यूज जो लिखी है ना, वो क्या हो सकती हैं, वो हमेशा हम ज्यादातर यूज करते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन वैल्यूज, ना कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन वैल्यू। अगर हम इसके रिडक्शन पोटेंशियल्स को यूज करते हैं कब, जब इसकी रिडक्शन रिएक्शंस अगर इलेक्ट्रोड की हो रही होती हैं तो उसे हम बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल, और अगर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो उस तरह की पोटेंशियल को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे। अब दोनों की दोनों ये जो वैल्यू हैं ये क्या होती हैं, इक्वल होती है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मान लो कि यहाँ पर हम इस लेड का एग्जांपल लेते हैं, ये जो लेड है ये, अब इसकी वैल्यू आ रही है -0.13, ठीक है। तो अगर इसका ये रिडक्शन पोटेंशियल है तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका होगा 0.13। तो सिर्फ चेंज किस में हुआ, चेंज हुआ सिर्फ इसके साइन। तो मैं आपको बता रहा था कि रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, लेकिन इनकी जो वैल्यू होगी उसका जो साइन है सिर्फ वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आप इजीली निकाल सकते हो या बता सकते हो। जो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, अब स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देखो कौन है, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है इस जीरो से नीचे आने वाले, ये जो नीचे आ रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर आप देख रहे हो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, इसका मतलब जो जीरो से नीचे आ रहे हैं ये स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट्स है। स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट्स की क्या खास बात होती है कि ये आसानी से हाइड्रोजन के ऊपर आने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको आसानी से किसी भी रिएक्शन में रिप्लेस कर सकता है। मतलब ये कि अगर आपने ये सिल्वर ले लिया मान लीजिए, ठीक है ना, सिल्वर ब्रोमाइड ले लिया, और अगर आपने वहां पर लेड डाला, लेड का कोई भी सॉल्ट, तो ये क्या करेगा, इसको यहां से रिप्लेस कर देगा और खुद यहां पर आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इसका रिड्यूसिंग जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो हाइड्रोजन से ऊपर वाले सभी जो इलेक्ट्रोड्स हैं उसको ये क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है। और जो वीकर रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, वीकर रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन है, जो ऊपर है, यहाँ ये देखो, ये ऊपर वाले जो हैं ये वीकर रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, या ये वीकर रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, या फिर इनको आप क्या बोल सकते हो, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि दोनों रिएक्शंस एक दूसरे की क्या होती हैं, अपोजिट होती हैं। ठीक है ना, तो वीकर रिड्यूसिंग एजेंट जिसकी वैल्यू क्या होती है, प्लस में, पॉजिटिव में, तो वीकर रिड्यूसिंग एजेंट्स जो होंगे उनकी वैल्यू तो प्लस में है, और वीकर अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की वैल्यू हम देखेंगे तो जस्ट इसकी क्या उल्टी, उल्टी ये होती है किसमें, निगेटिव। ठीक है ना, जो जितना ज्यादा रिड्यूसिंग पावर रखता है, ठीक है ना, वो कहां होता है, नीचे। ठीक है, अगर आपने टेबल को इस तरह से लिखा हुआ है कि पॉजिटिव वैल्यू सबसे ऊपर है और नेगेटिव वैल्यू सबसे नीचे है, ठीक है ना, और ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा कहां पर होगी, ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा वहां पर होगी जहां पर वीक रिड्यूसिंग एजेंट्स होंगे। अगर मेटल्स को इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर के हिसाब से देखें तो यहां पर देखो ये सारे के सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर वाले हैं, और अगर हम मूव करें, जैसे कि सबसे पहले ऊपर क्या आता है, लिथियम, पीरियडिक टेबल देखें तो फिर क्या आता है, सोडियम, ठीक है, ये सोडियम, फिर क्या आता है, मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, देन जिंक, देन आयरन, देन कैडमियम, देन निकल। आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो, ऊपर से नीचे मूव कर रहे हो, तो जैसे जैसे इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर आप जानते हो क्या होता है, किसी अब मान लीजिए कि एल्कली मेटल्स में हम बात करें, एल्कली मेटल्स होते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है ना, सीजियम,
अगर आप इसमें अगर आप बात करो तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन ज्यादा होगा, ये या सीजियम? कहाँ चले गए सब? अगर आप यहाँ पर बेरिलियम और इसमें एल्कली अर्थ मेटल्स में देखो तो मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बैरियम, अगर इसमें अगर आप देखो तो आप मुझे बताओ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर किसका होगा? देखो जहां एक इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, सबसे पहले तो वो देख लो कि वो सबसे आसान काम है, और अगर आपको 2 इलेक्ट्रॉन निकाल करके 2+ चार्ज लेकर आना है तो वो मुश्किल काम है। 1 इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, 2 इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है, और 3 इलेक्ट्रॉन को निकालना और ज्यादा मुश्किल है। कारण क्या है? कारण ये है कि जब आप यहाँ पर किसी न्यूक्लियस को देखते हो और यहाँ पर ये जो शेल्स हैं, एनर्जी लेवल्स, यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन होगा तो अब जब यहाँ से आप इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दोगे तो जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे उस वो सब न्यूक्लियस के ज्यादा अट्रैक्शन में होंगे, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर जो चार्ज है वो बढ़ जाता है, तो वो न्यूक्लियस ज्यादा अच्छे से या ज्यादा स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है, तो इसलिए सेकंड इलेक्ट्रॉन जो निकालना होता है वो क्या होता है, मुश्किल। अब कैसे ना कैसे करके आपने दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल भी दिया तो तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आप यहाँ पे देखोगे कि लिथियम और सोडियम, इसमें जो सिंगल प्लस वाले हैं वो क्या है, ज्यादा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है ना वो। और जो Mg2+ है वो 2+ चार्ज रखता है, इसलिए वो कम रिड्यूसिंग एजेंट है, या उसका ज्यादा, उससे ज्यादा अगर आप देखोगे तो एल्यूमिनियम, ठीक है। तो इस तरह से इस सीरीज को जमाया गया। अगर आप नॉन मेटल्स की बात अगर आप करते हो तो नॉन मेटल्स के अंदर जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे उनकी टेंडेंसी क्या होगी, जो नेगेटिव होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना, मतलब एनाइज ज्यादा बनाते हैं। और जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं उनकी नेचर क्या होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट है ना, तो रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करे रिड्यूस करने के लिए, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा मोर रिएक्टिव कौन होगा, मोर रिएक्टिव होगा यहाँ पर अगर हम हेलोजेंस को ही ले लें तो फ्लोरीन जो है वो सबसे ज्यादा, और उससे कम कौन होगा, क्लोरीन, उससे कम रिएक्टिव कौन होगा, ब्रोमीन, उससे कम कौन रिएक्टिव होगा, आयोडीन। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये देखो ये फ्लोरीन है, क्लोरीन है, देन ब्रोमीन है, देन आयोडीन, ठीक है। तो ये सारे के सारे कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। एप्लीकेशंस क्या है कि हम इसको कहाँ कहाँ एज अ एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं, तो देखो ये हमें डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी का एक ऑर्डर दे सकता है कि कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा कौन कम रिएक्टिव होगा। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, मतलब कि सबसे नीचे जो होगा वो एल्कली मेटल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा और यहां से डिक्रीज होना शुरू होगी रिएक्टिविटी, ठीक है ना। ये मोस्ट रिएक्टिव लिथियम, और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे इसकी जो रिएक्टिविटी है वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, क्लियर। सो मेटल्स जो सबसे बॉटम में होंगे उसे आप कह सकते हो कि वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के हैं और ज्यादा रिएक्टिव है। अच्छा ज्यादा रिएक्टिव होगा तो मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने भी यहाँ पर एलिमेंट्स हैं इन सबको क्या कर देगा, रिप्लेस। क्यों, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, ये जो नीचे वाले हैं इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। अगर इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है तो अगर जब आप इसको यहाँ मिलाओगे तो क्या करेगा, इनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ऊपर वालों की कम है तो इनको ये आसानी से हटा देगा और खुद ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से वहां पर उसको रिप्लेस करके खुद चला जाएगा,
ठीक है ना। तो हाइड्रोजन से नीचे वाले जितने भी ये सब्सटेंसेस होते हैं ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। इनकी रिएक्टिविटी को और भी दूसरे तरीके से समझ सकते हो, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल बताऊं। इसको मैं यहाँ पे इसको यहाँ पर डिलीट करूं। जैसे कि मान लो आपको मालूम है कि सोडियम जो मेटल होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है। सोडियम मेटल पानी में आप उसको रखते नहीं हो, क्योंकि उसको कैरोसिन में इसलिए डुबो के रखते हैं क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी जो होती है वो बहुत ज्यादा है। और देखो सोडियम कहाँ आ रहा है, नीचे, यहाँ पे, यहाँ आ रहा है नीचे। ठीक है, अब इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है। तो अगर आप इसको वाटर के साथ में ट्रीट कराओगे ना, तो ठंडे पानी के साथ में भी रिएक्ट कर लेता है और क्या बना लेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा और H2 गैस निकाल देगा। ठीक है ना, ये इसके दो। क्लियर, मेरी बात समझ में आई? ठीक है ना, ये इसके दो मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे मैं बैलेंस करके नहीं बताऊंगा, सिर्फ वैसे बता के। यहाँ ये हाइड्रोजन गैस इजीली निकाल देता है, किसके साथ में, ठंडे पानी के साथ, जो कोल्ड वाटर है उसके साथ ही। लेकिन अगर आप जिंक लेते हो और उसकी रिएक्शन वाटर के साथ में करवाते हो, ठीक है ना, तो जिंक हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ये जब आपको होगी जब आपने बॉइलिंग वाटर लिया है, पानी को क्या किया है, ठंडे पानी के साथ में रिएक्शन नहीं करेगा, बॉइलिंग वाटर के साथ में रिएक्शन करेगा। लेकिन अगर आपने आयरन ले लिया, आयरन, और इसको अगर आपने वाटर के साथ में ट्रीट कराया, ठीक है, तो इसको आपको वाटर को क्या करना पड़ेगा, वेपराइज फॉर्म में, स्टीम फॉर्म में यूज करना पड़ेगा। तब क्या करेगा, ये जो आयरन है उसका हाइड्रोक्साइड देगा, ये आयरन का हाइड्रोक्साइड देगा और फिर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। ठीक है, तो यहां इसकी रिएक्टिविटी देखो, सोडियम के साथ, यहां पे जिंक के साथ और यहां पे आयरन के साथ। अब यहां पर मिलाओ जरा, यहां पर मिलाने की कोशिश करते हैं। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन, ये सोडियम, ये देखो ये रहा सोडियम, ये सोडियम। ठीक है, और उसके बाद में हमने क्या कहा, जिंक, तो देखो जिंक यहां पर है, ये जिंक है। आयरन और कम, तो ये आयरन है। तो रिएक्टिविटी देखो आप, जब हमने यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ गए हैं तो रिएक्टिविटी बढ़ी है। तो मैंने आपको कहा था जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसीलिए सोडियम जो है वो ज्यादा रिएक्टिविटी शो कर रहा है और यहाँ जो आयरन है वो कम रिएक्टिविटी शो कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से जो ऑक्साइड्स होते हैं मेटल्स के, जैसे कि मान लीजिए कि कॉपर से आयरन की तरफ अगर हम जाते हैं, कॉपर टू आयरन। अब हम देखो कॉपर कहां पर है, कॉपर है हमारे पास ये, दिस वन, ये कॉपर है। और कॉपर से आयरन की तरफ आ रहे हैं हम यहां से यहाँ पे। ठीक है, अब इनके ऑक्साइड्स ले लें, जैसे कॉपर ऑक्साइड, स्टेनस ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, निकल ऑक्साइड, कैडमियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड। तो कॉपर से आयरन की तरफ जब हम जाएंगे, कब, जब हमने मेटल ऑक्साइड्स लिए हैं, तो वो इजीली रिड्यूस क्या कर देंगे, हाइड्रोजन रिड्यूस कर देंगे। ठीक है ना, जबकि जो दूसरे ऑक्साइड होंगे वो इसको आसानी से रिड्यूस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी कम है। वो जो ऑक्साइड्स बनाएंगे वो आसानी से ऑक्सीजन को रिप्लेस नहीं कर पाते और रिडक्शन नहीं हो पाता। अगर मरकरी का आप ऑक्साइड ले लो, मरकरी कहां पर है, मरकरी देखो आप, लिखा है किसने, मरकरी एक्चुअली इनके बीच में होता है, ये जो कॉपर और सिल्वर है ना, इसके बीच में होता है मरकरी यहाँ। तो अगर आप मरकरी ऑक्साइड की बात करोगे तो ये जितने भी इससे ऊपर आने वाले जो ऑक्साइड्स हैं उसको आसानी से डिकम्पोज कर देता है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आ रही है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ही हम बहुत सारी चीजों का इजीली पता लगा सकते हैं कि वो किस तरह से होगी। जैसे हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी अभी, जब एक डेनियल सेल हमने लिया था। अब डेनियल सेल में हमने क्या लिया था, हमने लिया था कि जिंक जो है वो जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में है, मान लो, और वो एक सॉल्ट ब्रिज से, हमने दो लाइन दिखा दी सॉल्ट ब्रिज के लिए, और वो किसके कांटेक्ट में था, कॉपर सल्फेट और ये कॉपर।
इस तरह से। अब इसका जो सेल का जो ईएमएफ लिखेंगे वो क्या लिखेंगे कि इसके ये राइट का ईएमएफ मतलब कॉपर सल्फेट, ये जो कॉपर इलेक्ट्रोड जो है उसका ईएमएफ माइनस जिंक का ईएमएफ। ठीक है, मतलब जो ई सेल जो है, ई सेल, इसका ईएमएफ होता है कि राइट साइड वाला जो आपका इलेक्ट्रोड है उसका ईएमएफ माइनस लेफ्ट साइड वाला जो इलेक्ट्रोड है उसका ईएमएफ। ठीक है ना, तो यहां से आप तुरंत वैल्यू देखो, इनकी वैल्यूज को यहां पर पुट करो कि इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है और उस सेल का ईएमएफ पता कर लो। ठीक है, अगर वो हाइड्रोजन के साथ में जोड़ा हुआ है तब तो ये वैल्यू एज इट इज हो जाएगी, लेकिन मान लो कि हमने एक तो ले लिया कैडमियम का और एक ले लिया आयरन का, एक इलेक्ट्रोड कैडमियम और एक इलेक्ट्रोड आयरन, तो आप देख लो यहाँ पर इसकी वैल्यू 77 आ रही है, इसकी कितनी आ रही है 0.44 आ रही है। तो जो राइट साइड में होगा उसकी वैल्यू से जो लेफ्ट साइड में उसकी वैल्यू को माइनस करके और आप इजीली निकाल दोगे कि उस सेल का ईएमएफ क्या है। अगर यहां जो रिएक्शन है उस रिएक्शन से भी आप जो आपका जो वैल्यू आएगी ना ई सेल की, वो अगर पॉजिटिव में आ रही है, अगर वो वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है तो आप ये कह सकते हो कि वो रिएक्शन कैसी हो रही है, स्पॉन्टेनियस, मतलब वो रिएक्शन होगी। और अगर ये वैल्यू निगेटिव में आ जाए ई सेल की, तो इसका मतलब यह है कि वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं हो रही है, वो सेल जो है वो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेगा, वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट वाली बात मैंने आपको बताई थी। हाँ, एक चीज और कि जब रस्टिंग होती है, कोरोजन होता है ना, रस्टिंग, जंग लग जाती है ना, रस्टिंग, उसको भी आप इससे समझ सकते हो। जितने भी इससे नीचे वाले हैं वो आसानी से उनकी रस्टिंग हो जाती है क्योंकि हाईली रिएक्टिव है, वाटर के साथ में